नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएसपी एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचते रहें और आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत ना हो, आपको नोटिफिकेशन डायरेक्ट मिलता रहे। अभी तक हमने आधुनिक इतिहास में अभी तक गवर्नर जनरल से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते थे उनका अध्ययन कर लिया है। ठीक है, तो आज हम भारत में शिक्षा का इतिहास और विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। तो आज देखते हैं, सबसे पहली बात तो वारेन, अब देखते हैं शिक्षा के विकास पर शुरुआत जब हुआ तो उन्होंने सबसे पहले देखो हुआ क्या कि भारत में वारेन हेस्टिंग ने क्या किया, अरबी और फारसी भाषा को जानने के लिए 1781 में कलकत्ता मदरसा बनवाया। ठीक है, 1781 में कलकत्ता मदरसा बनवाया, जिसे आज वर्तमान में आलिया यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 1784 देखते हैं, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई, जिसमें कि इसकी स्थापना सर विलियम जोन्स ने की थी। ठीक है, इसको क्यों किया था? भारतीय इतिहास और संस्कृत को जानने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं, इन्हीं के बारे में इन्हीं क्रम में चलते हैं। तो 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस संस्कृत विद्यालय की स्थापना की, जिसे आज वर्तमान में संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पे चर्चा करें तो देखते हैं 1800 में रिचर्ड वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। तो 1800 ईस्वी में रिचर्ड वेलेजली ने क्या किया था, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, जिसे 1802 में बंद कर दिया गया था। तो हमने आपको बताया था, जब हम गवर्नर जनरल पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने आपको बताया था रिचर्ड वेलेजली में बताया था आपको कि जब कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, ये किस लिए की गई थी? तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, जो हमारे आईएएस चुन के आते थे, उसमें क्या होता था, इनकी ट्रेनिंग दी जाती थी इस कॉलेज में, इसके लिए खोला गया था। लेकिन बाद में इसको देखो 2 ही साल बाद 1800 में खोला गया और 1802 में क्या हुआ, इसको बंद कर दिया गया। और मैंने बताया था कि आप ये फिर क्या हो गया, फिर इनकी जो ट्रेनिंग होती थी वो क्या ब्रिटिश में होने लगी थी। ठीक है, तो हमारे भारत में से बंद करके वहाँ पे ट्रेनिंग देने लगे थे। ठीक है, और फिर से चलते हैं नेक्स्ट पे। तो देखिए, राजा राम मोहन राय और डेविड हायर ने मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। 1813 का चार्टर एक्ट पास हुआ, जिसमें क्या हुआ देखते हैं, शिक्षा पे क्या चीज़ें हुई। 1800 चार्टर का एक्ट जो पास हुआ था, देखिए, जिसमें 2 अधिनियम बनाए गए थे। सबसे पहला अधिनियम उन्होंने बनाया, कहा कि भारतीय शिक्षा अधिनियम बनाया, जिसके तहत कहा कि शिक्षा पर प्रति 1 लाख रुपए आपको खर्च किया जाएगा प्रतिवर्ष। ठीक है, कहा गया कि इसके तहत शिक्षा के विकास के लिए भारत में प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक है, शिक्षा पे। और दूसरा नियम था धार्मिक निरयोगिता अधिनियम। इसमें कहा गया था कि ईसाई धर्म न अपनाने पर पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। ये क्या कर रहे थे, कह रहे थे कि आप हमारा ईसाई धर्म अपना लीजिए, नहीं तो आपकी जैसे संपत्ति क्या होता है, पिता की संपत्ति के बाद बेटे का अधिकार होता है या उसके पुत्र का अधिकार होता है ना। अभी तक ये चल रहा था, लेकिन उन्होंने कहा अगर आप ईसाई धर्म नहीं अपनाएंगे तो ये संपत्ति सरकार के पास जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये अधिनियम थे 1813 का चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, फिर आया लोक शिक्षा के लिए 10 सदस्यों की सामान्य समिति बनाई गई, इसमें शिक्षा कैसी कैसी देनी चाहिए उसके लिए इन्होंने क्या किया, लोक शिक्षा के लिए उन्होंने 10 सदस्यों की सामान्य समिति बनाई, जिसमें क्या था, 2 विवाद हुआ। तो कुछ लोग कह रहे थे कि आंग्ल शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, और कुछ लोग कह रहे थे प्राच्य शिक्षा, मतलब वेस्टर्न एजुकेशन की बात कर रहे थे। ठीक है, प्राच्य विद्या मतलब पाश्चात्य विद्या या वेस्टर्न विद्या। तो देखते हैं प्राच्य विद्या में क्या क्या था। तो प्राच्य विद्या वाले जो इसको सपोर्ट कर रहे थे वो कह रहे थे कि अरबी, फारसी, हिंदू, संस्कृत में शिक्षा का विकास हो। ठीक है, और इसके सपोर्ट में कौन कौन थे? एच टी प्रिंसेप,
H विल्सन और लॉर्ड कर्जन और वारेन हेस्टिंग जी। अब हम चलते हैं प्राच्य शिक्षा पर, आंग्ल या पाश्चात्य शिक्षा पर। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें ये लोग जितने भी लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे, कह रहे थे कि जो हमारी शिक्षा दी जाए वो अंग्रेजी भाषा में दी जाए। ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा का विकास हो। ठीक है, जिससे और सपोर्ट किया था किसने किसने, एल्फिंस्टन, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने कहा कि शिक्षा का विकास जो है अंग्रेजी भाषा में किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं लॉर्ड मैकाले का कथन। इसी के तहत लॉर्ड मैकाले ने दो बात कही थी, उनको गौर करिएगा कि ये क्या बोले थे। ठीक है, कि सबसे पहली बात कहा कि मैं ऐसा भारतीय समूह चाहता हूँ जो रंग और खून से तो भारतीय हो लेकिन बुद्धि और विचार से अंग्रेज हो। ठीक है, इस लाइन को एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, मैं ऐसा भारतीय समूह चाहता हूँ जो रंग और खून से भारतीय हो। ठीक है, रंग और रूप से तो भारतीय हो लेकिन अगर शिक्षा उन्हें प्राप्त हो, मतलब उन्हें देखने पे लगे, उनके वाच विचार से ऐसा लगे कि वो अंग्रेज हो, मतलब वो उनको ज़्यादा अनुभवी बनाना चाहते थे, ज़्यादा शिक्षित बनाना चाहते थे। उनके कथन का मतलब ये है। ठीक है, और दूसरे कथन पे चलें। जैसे दूसरे कथन पे क्या कह रहा है, यूरोप में एक पुस्तकालय की अलमारी के एक तख्ते में, यूरोप के पुस्तकालय की अलमारी में, ठीक है, कि एक तख्ते में रखी किसी किताब की वैल्यू अरब और भारत के सभी साहित्यों से भी ज़्यादा है। देख रहे हो क्या कर रहे हैं, हमारे अरब और भारत के सभी साहित्यों से भी ज़्यादा है। मतलब एक पुस्तक की तुलना, वो अपने यहाँ की एक पुस्तक की तुलना हमारे सभी साहित्यों से कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इतनी छोटी हमारी बता रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इनका दूसरा ये था, लॉर्ड मैकाले ने एक बात तो ये कही तो ठीक थी, अच्छी थी, लेकिन ये दूसरी वाली बात तो उन्होंने गलत कही थी। ठीक है, ऐसा नहीं है। देखिए हमारे महाभारत ही देख लो, महाभारत एक ग्रंथ है, ठीक है ना, जिसमें 1 लाख श्लोक हैं, 24,000 आपके रामायण में श्लोक हैं, तो इतना छोटा तो नहीं है जितना इन्होंने तुलना करके बता दिया था। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं, कह रहा है 1947 से पूर्व। अब ध्यान दीजिएगा, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया कि हमारे आज़ादी से पहले भारत में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी थी। ठीक है, तो कितने विश्वविद्यालय बनाए जा से पहले, तो आज़ादी से पहले जो है 19 विश्वविद्यालय बनाए जा चुके थे। तो हमारा डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, या ऐसे डायरेक्टली ऐसे भी पूछा जा सकता है इसको कि 1947 से पूर्व भारत में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 19। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक आयोग बनाया गया, वुड्स डिस्पैच आयोग, 1854 में लॉर्ड वेलेजली के समय में ये आयोग बनाया गया था शिक्षा पर। इसमें क्या क्या बात हुई थी आइए देखते हैं। ठीक है, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मतलब इसके तहत काफ़ी अच्छा सुधार हुआ। ठीक है, तो देखो इसके तहत लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर 3 नए विश्वविद्यालय खोले गए। कहाँ कहाँ, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे। ठीक है, और इन विश्वविद्यालयों को क्या अधिकार दिए गए थे, परीक्षा लेने का, रिजल्ट बताने का, उपाधि देने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, जो ये 3 नए विश्वविद्यालय खोले गए थे, किसके, लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर। मतलब जैसे लंदन में विश्वविद्यालय था, वैसे ही उसी के अनुसार ऐसा ही विद्यालय बंगाल, मद्रास और बॉम्बे में खोला गया, और इनको अधिकार दिया गया कि वो परीक्षा ले सकता है, रिजल्ट बता सकता है, और कोई भी उपाधि भी दे सकता है। ठीक है, अब इसी के तहत आया हंटर आयोग। ठीक है, तो हंटर आयोग आया क्यों था, देखो पहले 1882 में लॉर्ड रिपन्स के समय में आया था। ध्यान दीजिएगा, यह वुड्स डिस्पैच आयोग की प्रगति की समीक्षा के लिए लाया गया था। मतलब ये वुड्स डिस्पैच आयोग जो आया था उसकी प्रगति की समीक्षा, मतलब उसने कितना प्रगति किया, ठीक है, क्या क्या कमियां रह गई, तो उन सारी चीज़ों की समीक्षा करने के लिए हंटर आयोग लाया गया था। ठीक है, तो हंटर आयोग के जो अध्यक्ष थे H.C. हंटर जी थे, तो इन्हीं के नाम पे इसका नाम हंटर आयोग रख दिया गया। तो देखते हैं इसमें क्या क्या हुआ था। इसमें सबसे पहली बात कही गई कि इसमें कहा गया कि हाई स्कूल स्तर पर 2 प्रकार की शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, और कहा, और वो शिक्षा कौन कौन सी होगी, एक व्यावसायिक व व्यापारिक, और दूसरी क्या थी, साहित्यिक। ठीक है, साहित्यिक मतलब अपनी भाषा का अध्ययन करेंगे। ठीक है, और व्यावसायिक मतलब ऐसा कुछ सीखें ताकि हम क्या करें, कुछ कमा खा सकें। ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा के लिए इसलिए था। तो हाई स्कूल स्तर पर 2 शिक्षाएं दी जा रही थी। ठीक है, इसके तहत अब आगे देखिएगा क्या हुआ, इसी में और क्या हुआ, इसके तहत क्या हुआ, 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना की गई।
ठीक है। और क्या हुआ, 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके तहत उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। उसके बाद आया रैले कमीशन। ठीक है, तो ये रैले कमीशन क्या था, यह विश्वविद्यालय आयोग पर था। ठीक है, इसे विश्वविद्यालय आयोग अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या हुआ था। सबसे पहले 2 3 4 चीज़ें हैं, उसमें देख लेते हैं क्या हुआ। तो नंबर 1 इसके तहत क्या हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति की आलोचना की। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने क्या किया कि लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा की नीति आई थी, ठीक है, उसकी क्या की आलोचना की। दूसरा इसमें क्या किया कि शिक्षा के नए आयाम लाने के लिए शिमला सम्मेलन हुआ। शिक्षा के नए आयाम लाने के लिए शिमला सम्मेलन हुआ। ठीक है, तीसरा क्या हुआ, पुरातत्व विभाग और कृषि विभाग की स्थापना की गई। पुरातत्व तो आप जानते ही हैं, जो हमारी प्राचीन क्या है इमारतें हैं उनके बारे में है। ठीक है, तो पुरातत्व विभाग और कृषि विभाग की क्या हुई, स्थापना हुई। नेक्स्ट पे चलते हैं पॉइंट नंबर 4 में इसमें। तो 1902 में विश्वविद्यालय आयोग आया, जिसमें का अध्यक्ष इसके थे सर टॉमस रैले और सदस्य थे, ठीक है, सैयद हुसैन विलग्रामी और जस्टिस गुरुदास बनर्जी। ठीक है, पांचवा पॉइंट इसमें क्या था कि 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पास हुआ, जिसमें क्या क्या हुआ ये देखें। सदस्यों की न्यूनतम संख्या, ठीक है, सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या हो वो 50 हो और अधिकतम संख्या क्या हो 100 होगी। ठीक है, ये सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत किए जाएंगे और इसी में कहा गया कि शिक्षा पर प्रति वर्ष 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब वो भी कहाँ, कब तक, 5 साल तक। ठीक है, मतलब शिक्षा के विकास के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपये दिए जाएंगे और वो भी कब तक, 5 वर्ष तक दिए जाएंगे। ठीक है, और क्या किया गया कि इस परीक्षण के लिए प्रयोग, इसमें क्या होना चाहिए, इसके बाद क्या हुआ कि इसमें कहा गया कि इसमें परीक्षण के लिए प्रयोगशाला होगी, प्रोफेसर होंगे और लेक्चर होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं 21 फरवरी। तो 21 फरवरी 1913 को शिक्षा संबंधी नीति पास हुआ। इसमें दो तीन चीज़ें थी, तो आइए देखते हैं जो 2 3 चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 21 फरवरी 1913 को शिक्षा संबंधी नीति पास हुई। ठीक है, इसमें कहा गया नंबर 1 पे प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय होगा। ठीक है, और कहा कि निर्धन व पिछड़े वर्ग के लोगों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद आया सैंडलर आयोग 1917 में, जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में आया था। इसमें कहा गया कि सदस्य जो है, इसमें देखिए सदस्य कौन थे, आशुतोष मुखर्जी, ठीक है, और जियाउद्दीन अहमद, और इसमें अध्यक्ष थे सैंडलर। ठीक है, तो सैंडलर जी अध्यक्ष थे, इन्हीं के नाम पे सैंडलर आयोग रख दिया गया था। ठीक है, और यह आया क्यों था ये देख लेते हैं। तो आया इसलिए था, ठीक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं को समाधान करने के लिए, ठीक है, ये सैंडलर आयोग आया था। और ध्यान दीजिएगा इसमें कार्य क्या क्या हुए थे उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पे देखते हैं। इसमें नंबर 1 पे है कलकत्ता विश्वविद्यालय का भार कम करने के लिए ढाका में एक सहायक विश्वविद्यालय बनाया गया। ठीक है, दूसरा कहा गया कि महिला शिक्षा प्रसार बोर्ड की स्थापना हुई। क्या हुआ, दूसरा क्या है, महिला शिक्षा प्रसार बोर्ड की स्थापना हुई। ठीक है, तीसरे पे देखें तो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना की। ठीक है, तीसरे में उत्तर प्रदेश में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना की, जो इलाहाबाद में है, अभी आप जानते हैं। ठीक है, स्नातक व, ठीक है, कुछ हाँ पॉइंट 4 पे चलते हैं। स्नातक में पढ़ाई का समय 3 वर्ष निर्धारित किया गया, आज भी देखने को मिलता है। हमारे ग्रेजुएशन में 3 साल होते हैं, ठीक है, पास करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर देखिए अब हुआ क्या कि 1916 में मैसूर विश्वविद्यालय और बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। आप जानते हैं बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, मदन मोहन मालवीय ने किया था। ठीक है, किसने किया था, मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं 1917 में देखिएगा पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। फिर 1918 में चलते हैं, तो 1918 में उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसे क्या कहते हैं, AMU। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम, AMU कहते हैं ना, हाँ AMU, तो हो जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, 1920 में इसकी स्थापना हो गई थी। ठीक है, 1921 में चले थे। 1921 में क्या हुआ था, लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कैसे कैसे एक एक विश्वविद्यालय बनते जा रहे हैं, उनको बनाया जा रहा है, और हमारे भारत में शिक्षा का विकास धीरे धीरे होता जा रहा है, हमारे शिक्षा का डेवलप होता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं।
इसके बाद आई हार्टोग कमेटी। देखिए हार्टोग कमेटी में क्या हुआ था, 1929 में लॉर्ड इरविन के समय में आई थी। तो इसमें 2 पॉइंट है, ठीक है। इसमें ग्रामीण वर्ग के बच्चों को औद्योगिक शिक्षा दी जाए, ठीक है। ग्रामीण वर्ग के बच्चों को कह रहे हैं कि औद्योगिक शिक्षा दी जाए। और दूसरी बात कहा था कि 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे आया वर्धा योजना। वर्धा योजना में हम देखते हैं क्या हुआ। वर्धा योजना ध्यान दीजिएगा कि ये हरिजनों के लिए थी, ठीक है। और हरिजनों के लिए थी, किसके लिए, शिक्षा के लिए। तो हरिजनों की शिक्षा के लिए क्या थी वर्धा योजना। इन्हें हस्त उत्पादन, ठीक है। तो कहा गया इसमें हुआ क्या था कि इसमें शिक्षा दी जाएगी, वो भी कैसी शिक्षा दी जाएगी, तो हस्त उत्पादन जिसे हथकरघा कहते हैं, मतलब हाथ से बनाई जाने वाली चीज़ें की जानकारी दें और मातृभाषा में इन्हें 7 वर्ष तक पढ़ाया जाए, ठीक है। इनकी मातृभाषा में इन्हें 7 वर्ष तक पढ़ाया जाए, ठीक है। इसके बाद आया सार्जेंट योजना, ठीक है। सार्जेंट योजना जो आई 1944 में लॉर्ड वेवेल के समय में आई। इसमें सबसे पहला पॉइंट है, कहा गया कि 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और 11 से 17 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, जिससे वे किसी व्यापार में शामिल हो सकें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। राधाकृष्ण आयोग आया 1948 में। लॉर्ड माउंटबेटन, और लॉर्ड माउंटबेटन हमारे भारत के मतलब स्वतंत्र भारत के क्या थे, प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। और अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्लस भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे हमारे कौन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी, ठीक है। तो खैर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट पे देखिए राधाकृष्ण आयोग, इसके तहत क्या क्या हुआ था वो देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हुआ था। नंबर 1 पे विश्वविद्यालय की पढ़ाई 180 दिन की होनी चाहिए, जो 11-11 सप्ताह में बटी होनी चाहिए, ठीक है, ये हुआ। दूसरे नंबर पे कहा गया कि विश्वविद्यालय की देखरेख के लिए यूजीसी विश्वविद्यालय का अनुदान आयोग बनाया जाए, और ये अनुदान आयोग 1953 में बन भी गया और 1956 से 3 साल बाद ये कार्य करना शुरू हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट है शिक्षा का विषय समवर्ती सूची में शामिल किया जाए, ठीक है। तो आप जानते हैं समवर्ती सूचियाँ 3 होती हैं। एक राज्य सूची जिसपे कानून राज्य बनाती है, एक होता है केंद्रीय सूची जिसपे कानून क्या केंद्र बनाता है, और एक होती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची मतलब दोनों सूचियों को मिला के है, मतलब राज्य सूची और केंद्र सूची मिला के है, मतलब दोनों लोग मतलब राज्य सूची और केंद्र वाले दोनों मिलके उस पर बना सकते हैं कानून, ठीक है। तो वो थी समवर्ती सूची। तो उसमें कहा गया कि शिक्षा का जो विषय है वो समवर्ती सूची में रखा जाना चाहिए, ठीक है। नंबर 4 पे देखते हैं। तो ये कह रहा है कि प्रशासनिक सेवा में भर्ती होने के लिए स्नातक होना अनिवार्य नहीं हो, ठीक है। उन्हें क्या कि प्रशासनिक सेवा जो भी होगी, मतलब हमारी सिविल सेवाएं हैं, उसमें कहा गया कि जो स्नातक होना अनिवार्य पहले था तो उसको हटा दिया गया कि अनिवार्य न किया जाए, ठीक है। लेकिन अभी तो अनिवार्य है, जानते हैं ग्रेजुएट होना अनिवार्य है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पॉइंट 5 पे चलते हैं। तो कह रहा है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ऐसा रखा जाए, मतलब उन्होंने कहा कि शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो रखा जाए ऐसे कि वो सामान्य हो, हमारी शिक्षा सामान्य हो, संस्कृति और व्यावसायिक होनी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलें तो इसी में देख लीजिए क्या है। फिर आया कठोरी आयोग 1964 में, मतलब आज़ादी के बाद ही आया है, ठीक है। कठोरी आयोग क्या आया था 1964 में आया। ये आयोग था क्या, कृषि संबंधी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो जानते हैं हमारा जो भारत है कृषि प्रधान है, ठीक है। तो इसी के लिए कोठारी आयोग आया था, जिसमें क्या किया, कृषि संबंधी शिक्षा को विकास करने के लिए यह आयोग आया था, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपका हमारा ये वीडियो और हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, ठीक है। ग्रुप डी से लेकर यूपी PCS IAS के प्री तक के सभी एग्जामों में के आए हुए क्वेश्चन ही हमने लिए हैं, उसको ऐसे ही लिया है, ठीक है, जो डायरेक्टली पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस पर हम MCQ बनाएंगे जो अगले वीडियो में आएगा, ठीक है। इसमें हमने MCQ नहीं बनाया है, तो अगले वाले में वीडियो में हम MCQ अलग से डाल देंगे। तो आप इसको 1-2 बार देख लीजिए, उसके बाद जब उसको अध्ययन करेंगे और जब MCQ आप करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि ऑप्शन, बिना ऑप्शन के क्वेश्चन सामने आएगा, तभी आप ऑप्शन बता देंगे, ठीक है। शायद ऑप्शन ना दिया रहे तब भी आप कर ले जाएंगे, ठीक है। खैर ऑप्शन आएगा तो आप डायरेक्टली पकड़ ही लेंगे, ठीक है। तो अगर ध्यान से आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद दोस्तों आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।